क्लास आज हम जो चीज पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डे 3 के अंदर आज हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिससे कवर होगा 5 मार्क्स का। अच्छा एक चीज सुनो, डे 1 और डे 2 इन दोनों को मिला के आपका 5 मार्क्स का कवर होगा। एक क्वेश्चन आपका क्लास मटेरियल कंज्यूम से, एक सब्सक्रिप्शन से, एक फंड बेस्ड या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहां से एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक 2 नंबर का होगा, ऑप्शन में भी रहेगा, तो आप आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे जो 5 मार्क्स का एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो मैं तुम्हें आज वही सिखाने वाला हूं। ध्यान से अच्छे से पूरी की पूरी क्लास को लेना, कॉपी पे नोट डाउन करना। इसमें जो जितने भी क्लास फॉर्मूले मैं यूज करूंगा या जो भी चीज सिखाऊंगा आपको, जो फॉर्मेट आपको बनाना सिखाऊंगा, वो सबके सब कॉपी पर अच्छे से लिख के रिवीजन कर लेना, क्योंकि मैं एनपीओ में 10 नंबर देने वाला हूं डे 4 के अंदर, यानी कि 4 क्लासेस के अंदर हमारा एनपीओ पूरा खत्म हो जाएगा। आज डे 3 है, तो आज डे 3 अच्छे से इसको समझना, लर्न करना, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना अपना, बिल्कुल बेसिक जीरो से सिखाऊंगा। फिर डे 4 के अंदर जो है हम क्वेश्चंस करेंगे और डीपीपी सारा का सारा आप अच्छे से बना लेना। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी है उसके अंदर, डीपीपी का मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चंस दे रखा है, उसको पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, यू आर सेफ, आराम से अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आज हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो मैंने आपको सिखाया था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वो बनता था कैश बेसिस पे। पैसा आया तो लिख दो, भले ही कभी कभी आए, रिसीट साइड, डेबिट साइड। पैसा गया तो आप पेमेंट कर दो, भले ही आप पिछले 10 साल का पैसा दे रहे हो, अगले 5 साल का पैसा दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट, पैसा आ रहा है तो डेबिट। ओके, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो सेम एज, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल डिट्टो सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सेम टू सेम वैसा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लोग क्या बनाते हैं, एनपीओ क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, फर्म है, वो बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो आपने 11th में पढ़ा था बिल्कुल सेम है, बट घबराओ मत, मैं तुम्हें फिर से जीरो से सारा कुछ कराऊंगा, टेंशन ना लो अगर आपकी 11th वीक है तो। ठीक है, बस नाम अलग हो गया, प्रॉफिट बोलना ठीक नहीं है क्योंकि ये एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको बोल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अच्छा अब ये जो बनता है ना, ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है। सर एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है? अगर इस साल का रेंट मेरा 1.5 लाख रुपए है तो मुझे 1.5 लाख ही रेंट दिखाना है, भले ही मैंने पेड 2 लाख कर दिया हो या कुछ भी नहीं दिया हो या 1 लाख दिया हो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है आपको पूरे साल का खर्चा लेना है, पूरे साल की कमाई लेनी है, वेदर इट इज रिसीव्ड, चाहे इनकम मिला हो चाहे नहीं मिला हो, खर्चा चाहे पेड किया हो चाहे नहीं पेड किया हो। मैंने आपसे कहा था अभी फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीख के आए हैं हम लोग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर भी हम लोगों ने यही चीज सीखी थी कि आपको इंटरेस्ट, जैसे मैच फंड है या बिल्डिंग फंड है, कोई भी फंड है, उसको जो इन्वेस्ट किया है उसका पूरा इंटरेस्ट आपको ऐड करना होता था, भले ही जब मिले चाहे ना मिले। तो इसीलिए क्लास ये एक्रूअल बेसिस बनता है, साल भर की कमाई लिखते हैं, साल भर का खर्चा लिखते हैं, चाहे भले ही पैसा हमारे पास आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, राइट। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, सेम टू सेम। दूसरी बात, ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है, यानी क्लास आपको पैसा मिला है चाहे ना मिले उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें पूरा का पूरा इसमें खर्चा कमाई कंप्लीट लिखना होता है। ठीक है, अच्छा एक बात क्लास और है यहाँ पे जो आपने ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, ये थियोरी में काम आएगा। इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, और आपने पढ़ा भी होगा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, वही नॉमिनल अकाउंट का रूल है। जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट होगा, जितनी भी कमाई है वो क्रेडिट में होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है क्लास, वो ये है कि ओनली रेवेन्यू नेचर, कि जो बच्चे पीएनडल पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि पीएनडल अकाउंट में भी सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें रिकॉर्ड होती थी, यहां भी ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। इग्नोर इग्नोर कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, इग्नोर कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस एंड क्लास, हाँ बस कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस जो हैं उसको आपने क्लास इग्नोर करना है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये एक्रूअल बेसिस पे है, पैसा नहीं देखना है, सारे खर्चे इस साल के रिकॉर्ड होंगे, सारी कमाई इस साल की रिकॉर्ड होगी, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होगा,
रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड आपने नहीं करना है। और इसमें जो साइड होती है ना क्लास, दो साइड होती है, मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा। डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर और जो क्रेडिट साइड है वो है इनकम्स। तो ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है, सारी इनकम आएगी क्रेडिट, सारे खर्चे आएंगे डेबिट, सारे नहीं, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब सुनना ध्यान से, सर रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स किसको कहते हैं? आप डे टू डे एक्टिविटी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्चे करते हो बिजनेस को चलाने के लिए या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, डेली बेसिस पे जो खर्चा कमाई होता है वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन होता है। जबकि कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन कौन सा होता है? कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जहां पे आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, आप मशीन खरीद रहे हो, बिल्डिंग बेच रहे हो, मशीन बेच रहे हो, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होता है। लोन लेना, लोन देना, एफडी कराना, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बाईसाइकिल, बुक्स, बिलियर्ड टेबल, ये सब रोज का काम नहीं होता है। दीज आर कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन। बात समझना, घर का किराया देना रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन, पूरा घर खरीद लेना कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, ब्याज देना एफडी पे या एफडी पे ब्याज मिलना या लोन पे ब्याज देना रेवेन्यू नेचर। हर बार देते हैं, हर साल ब्याज देते हैं रेगुलर, पर हर साल हम एफडी नहीं कराते, हर साल बॉन्ड इश्यू नहीं करते। हाँ, कोई बोलेगा मैं करता हूं तो वो एक्सेप्शन है, बट नॉर्मली हम उसे नहीं मानते, वो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन होता है। लोन कैपिटल नेचर, इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर, और फिक्स असेट कैपिटल नेचर, फिक्स असेट की सेल कैपिटल नेचर, परचेज कैपिटल नेचर, लेकिन सेल पे प्रॉफिट लॉस वो रेवेन्यू नेचर, फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन वो रेवेन्यू नेचर। तो रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस मतलब आपके डे टू डे छोटे मोटे खर्चे, लेकिन कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में जो खर्चे हो रहे हैं, मशीन, बड़ी बड़ी चीजें, अब मैं कुछ लिखवा देता हूं, आप ध्यान रखना कि आपको एग्जामिनेशन में ना कोई कंफ्यूजन ना हो, जो इस पूरे चैप्टर में यूज होंगी। तो मैं ये चीजें क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखोगे, ठीक है? नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है? मैं नॉर्मली लिख रहा हूं फिक्स एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट्स, सेल एंड परचेज, फिक्स एसेट का खरीदना बेचना ये रिकॉर्ड नहीं होगा, बॉन्ड्स, लोन, इन्वेस्टमेंट्स ये सब रिकॉर्ड नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट का खरीदना, इन्वेस्टमेंट का बेचना ये सब चीज रिकॉर्ड नहीं होगा। बिलियर्ड्स टेबल, बिलियर्ड्स टेबल गेम होता है क्लास, एक टेबल होती है बहुत बड़ी टेबल, ठीक है? जो रेस मूवी में आपने देखा होगा शायद कपूर को मोस्ट ऑफ द टाइम खेलते हुए। बुक्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स ये सब चीज रिकॉर्ड नहीं होंगे। दीज ऑल आर कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस। तो आप इसे, बुक्स क्या लाइब्रेरी होती है बेसिकली, एनपीओ में बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, उनकी बुक्स ना वो फिक्स एसेट की तरह होता है, वो कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का नहीं है। तो ये सारी चीजें क्लास ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते। खर्चे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं क्लास? डेबिट साइड एक्सपेंडिचर में। कमाई कहाँ रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट साइड। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कुछ बेसिक बातें जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है, जिनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, चलो थ्योरी का भी मैं बताऊंगा, सारी की सारी कंप्लीट थ्योरी का बताऊंगा, 4 नंबर तक की थ्योरी पूछी जा सकती है, मैं बताऊंगा आपको वो कैसे करना है, डोंट वरी। अभी जो चल रहा है बस डेली बेसिस पे कसम खा लो, हर डे का टारगेट हर दिन अचीव करेंगे, हर दिन का डीपीपी बनाएंगे, डीपीपी सॉल्यूशन देख के अच्छे से समझेंगे। अगर तुम्हें उस आसपास के टाइप की कुछ और कौन सी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यू नीड टू प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना समय कम लगेगा, उतना कॉन्फिडेंस नजर आएगा। तो आपको कहीं भी कोई भी और जगह मिल रही है बुक, कोई क्वेश्चन मिल रहा है, आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिल रहा है, मैं आपको और क्वेश्चन भी आगे करा दूंगा, चलो, या जैसे तैसे भेज दूंगा सिमिलर क्वेश्चंस, तो आप उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लो, बिल्कुल मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, आराम से प्यार से करेंगे। तभी मैंने बोला एटलीस्ट आप 20 डेज का टाइम तो मिनिमम दो ही इसके ऊपर, डेली एक एक वीडियो, ताकि आप अदर सब्जेक्ट को भी साथ में कवर कर सको। एक एक डे बाई डे मैंने बना रखा है शेड्यूल आपका, और इन हर डे का डीपीपी भी सॉल्व करना है। तो 1 घंटा में भी इसको देखने मिलेगा, 1 घंटा आप उसको सॉल्व करोगे डीपीपी वगैरह को, 2 घंटा आई थिंक इनफ है। बट डेली एनपीओ तो बिल्कुल अच्छे से, उस पर कोई लापरवाही नहीं, ठीक है? चलो अब हम क्लास ये देख रहे हैं फॉर्मेट, कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट में क्या है देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इधर खर्चे हैं, इधर सारा का सारा खर्चा है क्लास। तो आप देखो जरा क्या क्या खर्चे हैं। तो सबसे पहले क्लास यहाँ पे सैलरी, टू सैलरी,
और ध्यान रखना कोई भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है प्लस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है वो माइनस हो जाएगा। इसके अलावा क्लास अगर आपको लगता है एडवांस बिगनिंग है तो वो प्लस हो जाएगा, एडवांस एट द एंड जो है वो माइनस हो जाएगा। मैं लिखवा दूंगा, कोई भी खर्चा हो, कोई भी खर्चा, एनी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा हो उसमें आउटस्टैंडिंग एंड प्लस, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस, एडवांस बिगनिंग प्लस, एडवांस एट द एंड माइनस। कोई भी खर्चा हो, ये बात आप भूलना नहीं, इस बात को तो क्लास खर्चे में लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा कोई रेंट आपने पेड किया है, इंश्योरेंस पेड किया है, तो ये लिखा प्रीपेड माइनस करेंगे, कोई बात नहीं। तो प्रीपेड अगर है तो आप माइनस कर देना, इसमें बेसिकली अक्रूड तो होता नहीं, प्रीपेड ही होता है, तो आप माइनस कर देना। ऑडिट फीस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, ऑनरेरियम है, उसके बाद क्लास टेलीफोन एक्सपेंस है, कोई रिपेयर है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन मिला है तो वो इनकम है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में जानते हो आप, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है, प्लस, एडवांस बिगनिंग का प्लस, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस, एडवांस एंड का माइनस। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जनरल डोनेशन यहां पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं आएगा, ये बात आप लिख लो। मैंने इसको लिखा नहीं बट अभी इसको लिख लो फटाफट। यहां पे आप स्पेसिफिक डोनेशन भी नहीं लोगे, राइट, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लोगे। एक चीज और मत लेना क्लास, लाइफ मेंबरशिप फी, लिख लो एलएमएफ, दिख रहा होगा ना एलएमएफ, हाँ, लाइफ मेंबरशिप फी वो भी मत लेना क्लास, लाइफ मेंबरशिप फी। और स्पेसिफिक डोनेशन किसी स्पेसिफिक काम के लिए मिला है, कोई स्पेसिफिक फंड है, मैच फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, जर्नल फंड, कोई भी फंड आपको मिलता है तो वो भी नहीं लेना आपने, क्योंकि वो रेगुलर नेचर का नहीं है। हाँ, जनरल डोनेशन, खाली डोनेशन लिखा है तो जनरल मानेंगे, जनरल डोनेशन वो भी हम लेंगे, लेकिन स्पेसिफिक नहीं लेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी भी नहीं लेंगे, ओके। तो यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर आपने ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचा, कोई हॉल रेंट मिला, कोई गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, और कोई छोटा मोटा सन्ड्री रिसीट्स, तो जो भी रिसीट्स है। अब डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन भी आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट यहाँ पे आ गया, तो बाई साइड गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भी आएगा। स्पोर्ट मटेरियल मैंने पढ़ाया था क्लास आपको डे 2 के अंदर, स्पोर्ट मटेरियल को आपने यूज किया है तो वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप ऐड करोगे क्रेडिट साइड को, डेबिट का सारा घटाओगे सारा का सारा, तो यहाँ जो बचेगा इधर तो वो हो गया सरप्लस, अगर इनकम ज्यादा है तो। और अगर इधर बचता है कोई बैलेंस तो उसको बोलते डेफिसिट, यानी खर्चे अगर ज्यादा है तो डेफिसिट, कमाई ज्यादा है तो इनकम। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है, इसको अच्छे से समझ लेना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपने ध्यान रखना है कौन कौन सी चीजें क्लास नहीं आती। बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन हो गया, ये सब चीजें नहीं आएंगी इसके अंदर। बुक्स खरीदा, बाईसाइकिल खरीदा, फिक्स एसेट खरीदा, ये सब चीजें, फर्नीचर खरीदा बेचा, ये सब चीजें नहीं आती। हाँ, अगर आप फर्नीचर बेच रहे हो, फिक्स एसेट बेच रहे हो, उसकी सेल पे कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, वो आएगा, राइट। तो उम्मीद है क्लास कि आपको पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बेसिक सब कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ आपको और बातें बताता हूं, ध्यान समझना क्लास। ये रहा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। अब ये सारी बातों को ना अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आपका बेस वीक है ना तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक एक्सपेंडिचर साइड है और अकाउंट वही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और ये है आपका इनकम्स, तो इधर आगे सारा खर्चा, इधर आगे सारी कमाई। बेटा कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस, रेंट हो, सैलरी हो, ठीक है, एक्सपेंस तो आप पेड करोगे, जाहिर सी बात है, राइट, एक्सपेंस पेड। कोई भी खर्चा, रेंट हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी खर्चा हो, कोई भी एनी एक्सपेंस, उस एक्सपेंस में अगर तुम्हें एडिशनल पॉइंट में ये 4 चीजें दी हैं या 3 चीजें, 2 चीजें, जो भी दिया है, तुम उसका यूज जरूर करोगे, राइट। तो कोई भी एक्सपेंस हो उसमें प्लस क्या करोगे आप, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्या प्लस करोगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। क्या ये आपको पहले नहीं पता था? पहले भी तो पता था, पहले भी तो आप जान चुके हो, सब्सक्रिप्शन में भी आपने यही चीज पढ़ा, आपने मटेरियल कंज्यूम में भी यही चीज पढ़ा, बस वहां पे आउटस्टैंडिंग की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रेडिटर, पढ़ा तो हमने ये, वहां पे भी ये सेम चीज था। बाकी आपका एडवांस बिगनिंग है या आपका एडवांस एट द एंड है, ये दोनों माइनस होगा, ये दोनों प्लस होगा। कोई भी खर्चा हो उसमें आपको ये काम करना है, अगर तुम्हें ये काम दे रखा है। अच्छा, अंदर होगा, सॉरी, अंदर करेंगे इस चीज को, ठीक है। और फिर जो टोटल आएगा वो आप बाहर आउटर कॉलम में लिख दोगे, ठीक है। तो कोई भी खर्चा हो, कोई भी एक्सपेंस, अगर उसका आउटस्टैंडिंग दिया गया है, उसका अपनी कॉपी में, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं बोल देता हूं, मैं भी यहाँ नहीं लिखता, तो उसको भी कॉपी पे लिखा करो। इसको बिल्कुल यूटिलाइज करो, इस क्लास को अच्छे से पूरे मन धन तन से मेहनत करो। देखो क्लास आपका कितना अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार ये कोर्स कितना वर्थ इट है, कितना मतलब अच्छा है, आपको लगेगा अपने आप, अगर आप फॉलो करोगे तो। बस यू हैव टू फॉलो, सीरियसली आपको फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी मैं चाहता हूं क्लास कि आप रिजल्ट बहुत अच्छा स्कोर हो, पर्सनली मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट डीपली अच्छे से बता रहा हूं। समय भी मैं बहुत ज्यादा नहीं ले रहा आपका, समय भी देखो 20 क्लासेस के अंदर ही 20 दिन रोज
अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट की क्लास और उसके अंदर हमारा पूरा सिलेबस खत्म। सोचो 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स 20 क्लासेस के अंदर। तो प्लीज़ हर क्लास 2 नंबर का है बेटा, और उस बच्चे से पूछो जो 1 नंबर से रह जाता है। तो आप अगर आपने कोर्स लिया है फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। थोड़ा सोचो, घर वालों की सोचो, है ना, मेहनत करो डेली बेसिस पे। हर एक कौन सा कॉन्सेप्ट न जाने पूछ लिया जाए। तभी मैंने आपको डीपीपी भी दिया कि ठीक है कोर्स नहीं, अलग से डीपीपी, उसका सॉल्यूशन बना के दिया, उसका सॉल्यूशन की वीडियो बनाई पूरी की पूरी। इतना सब कुछ कर रहा हूँ आपके लिए यार, फिर आप आउटपुट नहीं दोगे तो फिर क्या फ़ायदा। फिर मेरा मेन मोटो जो है ना, आप सबको पास कराना है कि आप निकलो, आप मुझे बोलो वीडियो कमेंट में, सर हमने ये वाला पर्टिकुलर कोर्स हम कोर्स से पढ़े और हमारा अच्छे नंबर आए, मुझे ये चाहिए, ये मेरा आउटपुट होगा, राइट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कोई भी खर्चा हो, एनी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा हो, उसमें 2 चीजें प्लस करनी है, 2 चीजें माइनस करनी है। आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस, एडवांस बिगिनिंग का प्लस, एंड का माइनस, ठीक है। अच्छा, कोई भी इनकम हो, एनी इनकम, कोई भी इनकम रिसीव्ड, भाई सब्सक्रिप्शन, कोई भी खर्चा है वो तो पेड करोगे, इनकम क्या करोगे, रिसीव। तो कोई भी इनकम अगर होना तो उसमें भी आपको 2 चीजें प्लस करनी है, 2 चीजें माइनस करनी। क्या प्लस करोगे आप, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस करोगे, माइनस क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, प्लस करोगे आप एडवांस बिगनिंग, माइनस क्या करोगे आप, एडवांस एट द एंड, ये आप माइनस करोगे। अब ये वाला जो आपका आंसर आएगा ये आपका इनकम साइड चला जाएगा, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्लास आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरी तरीके से खत्म हो गया, और क्लास जितने भी खर्चे, जितने भी कमाई है उसका ये ट्रीटमेंट करना है। अच्छा सर, अगर किसी क्वेश्चन में खाली लिखा हो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो अब बताओ सर, आउटस्टैंडिंग तो आपने 2 लिखवा रखा है, बिगनिंग का और एंड का, यहां लिखा है खाली आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो ये जो खाली आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आप मुझे बताओ सर कि खाली आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये है, तो हम इसे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का माने एंड का, या कोई खाली इनकम लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन इज इनकम, राइट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो आपका असेट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब अक्रूड इनकम, वो असेट होता है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है सर, इसको हम क्या लें, बिगनिंग एंड। तो ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, कभी भी अगर कुछ भी ना दिया गया हो तो उसे एंड मानते हैं, क्योंकि मानेंगे वो काम इस साल हो रहा है, तो उसे क्या मानेंगे क्लास, हाँ एंड मानना है। तो चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, चाहे क्लास प्रीपेड कोई चीज हो, या क्लास कोई एडवांस है, या कोई इनकम अक्रूड है, कुछ भी, उसे क्लास आपने एंड का ही मानना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है तो प्रीपेड एट द एंड, आपने एंड का लेना है, बिगनिंग का लेना। ध्यान रखना किसका लेना है, एंड का। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है तो एंड का क्या होता है, प्लस होता है, पता ही है आपको, राइट। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, लोन्स का, लोन का, बॉन्ड का, इन्वेस्टमेंट का, एफडी का, इन सब का चीज है। एक डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एक करके सारी चीज सीखेंगे, फिर ये खत्म होगा। आप ध्यान से जरा सुनते चले जाना, एक करके हम बात करते हैं, थोड़ा सा अलग पेज लेते हैं, यहाँ करते हैं काम, ठीक है। सुनो जरा मेरी बात। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का। ये सारे ट्रीटमेंट तुम्हें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट का, ओके। तो तुम्हें एक तो क्वेश्चन में दिया रहता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ओके। उसमें तुम्हें दिया रहेगा बाई इन्वेस्टमेंट, बाई इन्वेस्टमेंट, और कोई एक डेट दी रहेगी, मान लो 50,000 का इन्वेस्टमेंट है और 7% इन्वेस्टमेंट है, डेट दिया रहेगा 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 को आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ लिखा रहेगा टू इंटरेस्ट, ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है, ध्यान से अच्छे समझना, ठीक है। टू इंटरेस्ट, मान लो आपको 1,000 रुपए दे रखा है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे ये बॉन्ड हो, चाहे ये कोई लोन हो, ठीक है। आपने किसी को लोन दिया, लोन टू, लिया नहीं है, दिया है, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ मुझे, अगर आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट करी 1 अक्टूबर को और तुम्हें उसका 7% ब्याज मिलना था, तुमने जो इन्वेस्टमेंट करा है वो कब करा है, 1 अक्टूबर को, और तुम्हें जो ब्याज मिलना है वो कितना मिलना था, 7% का तुमको ब्याज मिलना है। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा मुझे बताओ, 50,000 का 7%, अक्टूबर से मतलब 6 महीने का, 6/12, राइट। तो आप मुझे बताओ 50,000 का 7% अगर आप निकालोगे तो ये बन जाता है कितना, 3500। तो 6/12 करोगे तो भैया 1,750 रुपए तुम्हें मिलना चाहिए था,
1750 रुपए तुम्हें मिलना चाहिए था, और तुमको मिला कितना है क्लास, यहाँ पे मिला है 1000। तो तुम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, जब तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो बाई साइड क्या लिखोगे, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड। जो भी रिसीट पेमेंट में डेबिट साइड होता है ना, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, और जो यहाँ क्रेडिट है वो डेबिट। एक बात मैं और बता दूं, अकाउंट्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो अगर आपका पूरा आंसर सही नहीं जा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितने स्टेप्स तुम्हारे सही होंगे ना, तुम्हें उतने स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स तुम्हारे सही हो, जितने ज्यादा स्टेप्स सही होंगे ना, उतने क्लास आपको नंबर मिलेंगे। ओके, स्टेप्स कोशिश करो, हर स्टेप के नंबर है, हर पॉइंट आपका सही होगा तो उसके नंबर मिलेंगे। जरूर नहीं कि पूरा आंसर मैच होगा तभी मिलेगा। तो 1000 मिला इंटरेस्ट प्लस अक्रूड, पर हम 1000 नहीं लेंगे, हम लिखेंगे क्लास कितना, 750 अक्रूड, बिकॉज टोटल इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 1750। तो इंटरेस्ट रिसीव आपका 1000 है, अक्रूड है 750, टोटल कितना बनेगा क्लास 1715, यानी कि 1000 1750 1750। तो इस तरीके से बहुत पॉइंट आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, लोन भी। ऐसा कह सकता है कि 7% इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड है, 5 महीने का अक्रूड है, तो 5 महीने का अक्रूड निकाल लेना सीधा सीधा, या 3 महीने का अक्रूड है, कुछ भी आपसे कह सकता है। बट इंटरेस्ट हमेशा यहाँ पूरा आएगा। अगर क्लास कम दे रखा है तो अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। ज्यादा जनरली होता नहीं, कम ही होता है, ज्यादा हो गया तो माइनस कर देना, लाइक 2000 होता तो 250 रुपये माइनस कर देते, ठीक है। तो वो एडवांस इंटरेस्ट हो जाता, एडवांस इनकम हो जाता। तो एक तो ये पॉइंट है जो बहुत ज्यादा पूछाता है, डिवेंचर पे भी हो सकता है, लोन पे भी, और इंटरेस्ट पे भी, किसी चीज के ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, अब अगला है कि अगर मान लो आपने कोई लोन ले लिया, आपने कोई लोन मान लो ले लिया है और उसका कोई इंटरेस्ट, तो ये अपोजिट साइड आ जाएगा। अगर आपने लोन लिया है तो वो रिसीट में आ जाएगा। 7% लोन कब लिया है, 1 अक्टूबर, ठीक है। डेट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं पता, तो हम सोचेंगे कि भैया साल भर का ही है, ठीक है, या इंटरेस्ट हम छोड़ देंगे उसका, वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ बता देगा अगर डेट आपको नहीं दिया तो। ओके, तो टेंशन की जरूरत नहीं है उसमें। पेमेंट साइड मान लो आपने इंटरेस्ट दे दिया है 1000, बिल्कुल सेम वही केस, लोन था 50,000 का, इंटरेस्ट दे दिया 1000। तो अब क्योंकि ये लोन आपने लिया है, तो ये सब जो इंटरेस्ट आएगा ये एक्सपेंडिचर साइड आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये किस साइड आएगा, एक्सपेंडिचर साइड टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 1000 रुपए है, 750 आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो आपका 1750 अक्रूड की जगह आउटस्टैंडिंग लग जाएगा। सेम वही कैलकुलेशन, बस डेबिट की जगह क्रेडिट, क्योंकि भैया अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर हमने लोन ले रखा है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये होती है क्लास कैलकुलेशन। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इंटरेस्ट का हो गया, लोन का हो गया। अब एक चीज और, डेप्रीशिएशन। भैया देखो, लिखते चले जाना सारी चीजें मेरे साथ साथ ही, ठीक है, आगे पीछे करके वीडियो आराम से देख सकते हो, लिख सकते हो। डेप्रीशिएशन, तो जो डेप्रीशिएशन है बेसिकली वो कहां पे आता है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। किस साइड, डेबिट साइड, ठीक है। जो डेप्रीशिएशन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, क्योंकि भैया वो खर्चा एक तरीके से, और ये रेकरिंग नेचर का है, इसीलिए क्लास रेवेन्यू नेचर का माना जाता है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आएगा। अच्छा, एक चीज और, एक चीज समझना बात को, ये भी डेप्रीशिएशन भी सेम ऐसे ही लिखा रहेगा जैसे आपने इन्वेस्टमेंट का देखा। जैसे यहां लिखा रहेगा फर्नीचर, आपने कोई फर्नीचर खरीदा 1 लाख का, ओके, 1 लाख है ये, ठीक है, मैं सही से लिख देता हूं, चलो 1 लाख का आपने फर्नीचर खरीदा, और खरीदा है 1 अक्टूबर को, मान लेते हैं डेट कोई भी हो, और नीचे लिखा रखा है डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। तो अब 1 लाख का फर्नीचर है, 10% बनेगा 10,000, लेकिन अक्टूबर में लिया है तो डेप कितना है, 5,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर में टू डेप 5,000। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोले साल के शुरू में हमारे पास 50,000 का फर्नीचर था, ध्यान से सुनना, साल के शुरू में हमारे पास 50,000 का फर्नीचर था, तो साल के शुरू में 50 का था, तो इस 50 पे तो पूरे साल का लगेगा ना भैया, जो साल के शुरू में है उस फिगर पे तो पूरे साल का लगेगा। तो इस 50,000 पे आपने पूरे साल का डेप लगा देना है, विच इज 5,000, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर 50,000 का 10% 5,000 ही आएगा, फिर इस पे 5, तो टोटल आप डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे अब, 10,000। 5 तो जो साल के शुरू में था उसका, फिर जो आपने साल के बीच में खरीदा 1 लाख का उसका 10% 6 महीने का, वो भी कोइंसिडेंस 5 आ रहा है, टोटल कितना आ गए 10,000।
तो एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट, एक लोन का पॉइंट बहुत ज्यादा चांस है जो पूछा जा सकता है, और एक सब्सक्रिप्शन का तो पॉइंट है ही। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट या प्रीपेड ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। देन इसके बाद लास्ट एक टॉपिक जो आपसे पूछा जा सकता है मैक्स टू मैक्स, वो है मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर इसके बाद हम देखेंगे लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी, फिर हम देखेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, बस यही सब चीजें हैं, और तो इसमें कुछ खास है नहीं जो पूछा जाएगा। एंट्रेंस फीस का देख लेते हैं, एंट्रेंस फीस का भी देख लेंगे, एंट्रेंस फी। ठीक है, वैसे तो एंट्रेंस फी रेवेन्यू होता है तो वो इनकम साइड जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बट मैं आपको बताऊंगा अगर कैपिटलाइज लिखा होगा तो क्या करना है। अच्छा, मटेरियल कंज्यूम देखते हैं, सुनना मेरी बात। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 अप्रैल आपके पास है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 30,000। ठीक है, और ऑन 31 मार्च, मान लो ये 1 अप्रैल 20 है, 31 मार्च 2021 स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 20,000। ओके, 20,000 है, 20,000। ठीक है, तो साल के शुरू में जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, वो 30,000 का है मेडिसिन का, और एंड का कितना है क्लास, एंड का आपका है 20,000 रुपए। शुरू का है 30, एंड का है 20। और आपको जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, आपको वो भी चेक करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपने मेडिसिन का स्टॉक खरीदा, भाई परचेज ऑफ मेडिसिन, ये खाली मेडिसिन भी लिखा होगा, समझ जाना परचेज ही किया होगा, राइट। मेडिसिन वो मान लेते हैं 50,000 का है। तो एक बात बताओ, तुम्हें मेडिसिन कंज्यूम को लिखना है, तुम्हें मेडिसिन कंज्यूम लिखना है, तो तुम मेडिसिन कंज्यूम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड कितना लिखोगे? मैं तुम्हें फॉर्मूला बता चुका हूं, ओपनिंग स्टॉक 30, खरीदा 50, 80, तो एंड में 80 होना चाहिए। 20 क्यों है? क्योंकि 60,000 का आपने कंज्यूम कर लिया। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, फॉर्मूला क्या लगा? फॉर्मूला वही लगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 80, 20, 60, तो 60,000 जो क्लास आ गया आपका मेडिसिन कंज्यूम के नाम से आ गया। तो इस तरीके से मेडिसिन कंज्यूम भी आपको निकालने को पूछा जा सकता है। अगर ये 50 नहीं दिया होता, मान लो अगर ये 50 नहीं दिया होता, तो सीधा सीधा क्लास हम 30 में से 20 गया, 10,000 आपने कंज्यूम कर लिया। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में सेल दिया रहता कि सेल ऑफ मेडिसिन हो गया, मेडिसिन बुक वैल्यू 5 है, बेचा है 3 में, ध्यान से सुनना, तो आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल, मैंने बता रखा सेल माइनस करेंगे यार, पिछली क्लास में तो बताया था आपको कि माइनस करना है सेल को, तो आपने 5 माइनस कर दोगे, फिर 60 नहीं आएगा, 55 आएगा। मतलब सेल की कौन सी वैल्यू घटानी होती है? बुक वैल्यू, जितने का बेचा है वो नहीं, कौन सी? बुक वैल्यू। तो ये आपने क्लास छोटी सी बात और ध्यान रखनी है मटेरियल कंज्यूम में, जो क्वेश्चन में आएगा देखने को, डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखाऊंगा अगली क्लास में। हम क्वेश्चंस भी करेंगे और डीपीपी में भी क्वेश्चन आप बनाओगे, उसका सॉल्यूशन भी है, वहां से प्रैक्टिस करोगे, आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ऐसा लिखा रहता है कहीं ना कहीं कि फर्नीचर सोल्ड, अगर डेबिट साइड है तो जाहिर सी बात है बेचा होगा, क्योंकि डेबिट साइड तो रिसीट साइड है और ये होती है पेमेंट साइड। बुक वैल्यू 5,000 और यहाँ बेचा है 3500। तो तुम्हें फर्नीचर की सेल जो है ना वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखानी है, लेकिन फर्नीचर पे जो लॉस हुआ है सेल पे वो दिखाना है। 5 की चीज को 3 में बेचा है, तो 2,000 का जो ये लॉस हुआ है, ये 2,000 आपको दिखाना पड़ेगा। तो सॉरी, 1,500 का बेचा, मतलब 1,500 का लॉस हुआ, 3,500 का बेचा है, तो 1,500 रुपए जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड आएगा? डेबिट साइड। ठीक है, तो जो लॉस है वो डेबिट, अगर 6 का बेचता तो 1,000 रुपए क्रेडिट साइड भी आता। तो इस तरीके से पॉइंट्स हैं, इस तरीके से चीजें हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। तो असेट की सेल परचेज पे लॉस प्रॉफिट बुक करेंगे, डेप्रिसिएशन बुक करेंगे, बट असेट की खरीद और बेच जो है वो नहीं आएगा। इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फी की हमेशा एक ही जगह होती है, वो होती है क्लास कैपिटल फंड में ऐड करोगे इन लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वो भी कौन सी बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है, इसमें 2 बैलेंस शीट बनती है, मैं डिस्कस करता हूं अगली क्लास में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट जो होगी ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें जो ओपनिंग कैपिटल फंड है, ओपनिंग बैलेंस शीट से जो कैपिटल फंड आएगा, उसमें जैसे आप 11th में याद है कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते थे, है ना, लॉस लेस करते थे, ड्राइंग को लेस करते थे, उसी तरीके से यहाँ कैपिटल फंड में ये लाइफ मेंबरशिप फी ऐड हो जाएगा, कि हमेशा एक ही जगह होता है, स्पेसिफिक काम
स्पेसिफिक मतलब वन टाइम है, लाइफ पूरी लाइफ में मेंबरशिप बनने के लिए होता है, लाइफ भर के लिए मेंबर बन जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन अगर कहीं मिल गया आपको तो आपको लायबिलिटी साइड दिखाना है। लाइक मैच फंड है तो वो लायबिलिटी साइड आएगा। मान लो 50,000 का मैच फंड मिला है तो वो लिखा है मैच फंड 50,000, तो उसे फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत भेजना, उसको लायबिलिटी साइड भेज देना। फिर मैच के लिए खर्चा भी कुछ किया होगा आपने, मैच एक्सपेंस मान लो वो 60 का हो गया तो फिर 60 मत घटाना, 10,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड दिखा देना। सिखाया था ना मैंने कि जितना फंड मिला है उतना तक तो यहाँ से माइनस कर सकते हैं, उससे ऊपर जो खर्चा कर लिया वो खर्चा है, वो नुकसान है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आएगा, राइट। अगर 40 का ही मान लो खर्चा हुआ है तो बैलेंस शीट में मैच फंड 10,000 का अभी भी दिख रहा होगा। अगर 40 खर्चा है 40 घटा दो, बैलेंस शीट के अंदर मैच फंड जो है अभी भी 10,000 का है, यानी क्लास आपको मैच अभी भी 10,000 का कराना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा क्लास आपको बोलेगा कि कोई मतलब चैरिटी शो से कमाई हुई 1,000 रुपए तो इनकम हो गई। अब चैरिटी शो में 700 रुपए खर्चा हो गया तो वो एक्सपेंस हो गया। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। एंट्रेंस फीस इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये क्रेडिट साइड आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि मान लो 50 तो चलो फिर कंफ्यूज जाएगा, 40% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड, ठीक है। 40% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज का मतलब बैलेंस शीट में, 40% कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, तो स्पेसिफिक काम के लिए हो गया समझ लो। बाकी 60% इनकम, कुछ नहीं लिखा है तो पूरी की पूरी इनकम। एंट्रेंस फीस इनकम होती है, रेवेन्यू नेचर का। एंट्रेंस फी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा क्रेडिट साइड। लेकिन अगर कहीं कुछ कहता है कि वो कैपिटलाइज हो गया, कैपिटलाइज मतलब वो बैलेंस शीट तक पहुंच गया। तो इस तरीके से जितना बैलेंस शीट में बोलेगा उतना बैलेंस शीट में, बाकी सारी इनकम में। तो ये है क्लास सारे के सारे स्पेसिफिक आइटम्स की ट्रीटमेंट। आई होप आप इसे पॉज करके आराम से वीडियो को, ठीक है, अपने हिसाब से स्पीड वगैरह अरेंज करके इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। इन सब की ट्रीटमेंट हो गया, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरा फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में जो क्वेश्चन बनाएंगे वो क्वेश्चन किस तरीके से होगा ध्यान से देखना। ये आपको दिया रहेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सब बच्चे ध्यान समझना, ठीक है। ये दिया रहेगा, ये रिसीट्स और ये पेमेंट, ओके। और कुछ नीचे एडिशनल पॉइंट दिए रहेंगे, कुछ नीचे एडिशनल पॉइंट। यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, ठीक है। अब हमें नीचे जो बनाना है वो बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट बोलेगा तो बैलेंस शीट बना देंगे, वैसे चांस नहीं है। तो तुम्हें करना क्या, ध्यान सुनना। सबसे पहले जितनी भी एडिशनल पॉइंट दिया गया है उसका ट्रीटमेंट करना, प्लस माइनस जो भी होगा वो कर लेना। इसके बाद जब ये सारे एडिशनल पॉइंट हो जाएंगे, सारी रिसीट्स को उठा के यहां उतार देना, सारे पेमेंट को उठा के यहां उतार। आपका कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें कुछ नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, कर दो, खाली छोड़ के मत आना बस। अच्छे से राइटिंग में यहाँ का यहाँ उतार दो, यहाँ का यहाँ उतार दो, इतना तो कर सकते हो। खाली छोड़ने से बेहतर है यहाँ की सारी चीजें इधर, यहाँ की सारी चीजें इधर, बट एडजस्टमेंट देख लेना। अगर आप प्लस माइनस कुछ कर पाओ तो, मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है तो यहाँ 2 सैलरी लिख के उसमें प्लस कर देना आउटस्टैंडिंग एट द एंड करके, ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि यहां से सारा इधर, यहां से सारा इधर, तो सारा नहीं होता है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या होता है, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन, मतलब रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, हॉल रेंट, ठीक है, ऑनोरेरियम हो गया, ये सारी चीजें आती हैं, समझ रहे हो। मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, बीडीसीडी भी कहीं नहीं आता। तो ये हम सीखेंगे अगली क्लास में कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करें। फिलहाल आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, सब्सक्रिप्शन, मटेरियल कंज्यूम, फंड बेस अकाउंटिंग अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, ताकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में 5 में से 4 3 तो कम से कम मिल ही जाए आपको। और भगवान का अच्छा रहा, पूरा का पूरा आपका सरप्लस आ गया सही से, तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे। बहुत होते हैं 5 नंबर पास होने के लिए, आई थिंक सिर्फ 13 नंबर के आसपास चाहिए पास होने के लिए, बट मैं पास की नहीं, मैं कम से कम 30 की आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ यहाँ, मिनिमम 30। तो प्लीज को अच्छे से करके आना, ताकि अगली क्लास में आपको मजा आए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन आप बनाओ, एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाओ, देखो क्या चीज कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये लिया क्यों नहीं लिया, सब चीज समझ के अच्छे से आपका पूरा हो जाएगा। तो इन सबको अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।